एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द अनदर पार्ट ऑफ हिस्ट्री सीरीज़। हिस्ट्री सीरीज़ चैनल पर थोड़ा टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये डिले हो गया था। लेकिन अब साथ ही साथ पॉलिटी सीरीज जैसे चल रही है उसके 500 क्वेश्चंस भी कवर होने वाले हैं। तो जेएमआई के लिए मैंने जैसे कि कहा था कि प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, तो कुछ सब्जेक्ट की स्टार्ट हो भी गई है और हिस्ट्री सीरीज़ और पॉलिटी सीरीज़ तो ऐसे ही चलेगी। उसी के साथ साथ मैं आपको सिलेबस भी डिस्कस कराऊंगी कि जेएमआई का सिलेबस हिस्ट्री और पॉलिटी का साथ में ही डिस्कस कराऊंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, और साथ ही साथ कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए और बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे और ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपके हिस्ट्री के भी और पॉलिटी के भी आपको दोनों ही एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जब आज आपकी हिस्ट्री सीरीज अपलोड हुई है और कल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी चैनल पर ही आपकी जेएमआई की हिस्ट्री की भी और पॉलिटी दोनों की साथ में ही मिलेगी। एक ही वीडियो में मैं दोनों सिलेबस डिस्कस कर दूंगी। स्ट्रैटेजी, कितनी सीट्स होती हैं, फीस क्या है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका इस ईयर नहीं भी हो पाए तो भी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। और वैसे भी अभी तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो आप घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका इस ईयर नहीं हुआ है एडमिशन तो बस आपको ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाती हूँ पॉलिटी सीरीज में भी और हिस्ट्री सीरीज में भी, तो आपको वो अच्छे से करना है। बाकी हम क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से करेंगे, प्रीवियस ईयर और प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सारी चीज़ें भी हम उस वीडियो में देखेंगे। तो वो वीडियो आपको मिलेगी चैनल पर कल। और आज आपके लिए है हिस्ट्री सीरीज। तो देखते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अच्छे से पढ़िएगा। और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कैसे लिंक करा के पढ़ाने वाली चीज़ें होंगी, आपको इंटरकनेक्ट, जैसे कि आपको पता ही होगा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि पॉलिटी सीरीज में मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आपको एक ही चीज़ से रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें मैं समझा देती हूँ जो आपको हेल्प करे। तो हम ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट टाइमली मिलता रहे। हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज हिंदू लूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? हिंदू लूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सो राइट आंसर इज बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कौन है? इन्होंने मैक्सिमम वर्क इन पॉपुलराइजिंग फीमेल एजुकेशन इन 19th सेंचुरी वॉज डन बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्क करा था पॉपुलर करने के लिए फीमेल एजुकेशन को। कौन सी उसमें सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा वर्क करा था इन्होंने फीमेल एजुकेशन को पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था और इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी 19th सेंचुरी में। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ताकि फीमेल पढ़ सके, उन्हें भी पढ़ना लिखना आ सके। जैसे कि एक लड़के को दिया जाता है पढ़ाई लिखाई का अधिकार, वैसे एक लड़की को भी मिल सके। तो इसके लिए लड़ाई लड़ी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। सो राइट आंसर इज बी, इनको हिंदू लूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। और जो मैंने अभी आपको बताया 19th सेंचुरी में फीमेल एजुकेशन को पॉपुलराइज करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था और बहुत ज़्यादा लोगों से वो भी करा था कि बराबर अधिकार मिलना चाहिए लड़कियों को एजुकेशन के लिए भी। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है यही क्वेश्चन क्लैट 2013 में पूछा भी गया है और इलाइट 2013 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्क पॉपुलराइजिंग फीमेल एजुकेशन इन दी 19th सेंचुरी वॉज डन बाय, किसने करा था? सबसे ज़्यादा वर्क, मैक्सिमाइज वर्क किसने करा था पॉपुलर करने में फीमेल एजुकेशन को 19th सेंचुरी में? सो राइट आंसर क्या होगा वहाँ पर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने करा था। और ये पूछा गया है क्वेश्चन क्लैट और इलाइट के पेपर में 2013 में, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। सो यहाँ पर भी हिंदू लूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर? लॉर्ड रिपन को अपॉइंट करा गया था हंटर कमीशन के लिए, और हंटर कमीशन किस चीज़ के लिए थी? सो राइट आंसर इज बी, एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया। हंटर कमीशन किसके लिए थी? एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए थी इंडिया में। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था बीबीए के पेपर में। बीबीए, बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स का जो जेएमआई का पेपर आता था उसमें पूछा गया है। और साथ ही साथ एलएलबी के पेपर में भी देखने को मिल जाएगा और बाकी प्रीवियस ईयर में भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी, हिस्ट्री के पेपर में भी देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन।
तो लॉर्ड रिपन को अपॉइंट करा गया था हंटर कमीशन के लिए, और हंटर कमीशन जो थी वो किसके लिए थी? एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए थी। एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया किसके लिए थी? हंटर कमीशन। और किसको अपॉइंट करा गया था? लॉर्ड रिपन को। और हंटर कमीशन जो है कौन से ईयर में अपॉइंट करी गई थी? 1882 में। ये एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए थी। सर विलियम हंटर ने लॉर्ड रिपन को अपॉइंट करा था हंटर कमीशन के लिए, और हंटर कमीशन किसके लिए थी? एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया। ईयर क्या है? 1882। और किसने अपॉइंट करा था लॉर्ड रिपन को? सर विलियम हंटर ने। हंटर से याद रख सकते हैं, सर विलियम हंटर। और अपॉइंट करा था किसको? लॉर्ड रिपन को। और हंटर कमीशन किसके लिए थी? एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया, हंटर कमीशन। हु लीड महाद सत्याग्रह? महाद सत्याग्रह जो हुआ था वो किसने लीड करा था? सो राइट आंसर इज बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लीड करा था महाद सत्याग्रह। अब आपने सॉल्ट सत्याग्रह सुना और बहुत सारे सत्याग्रह सुने हैं। महाद सत्याग्रह अगर आपके लिए नहीं है तो मैं आपको अभी बताती हूँ क्या था। महाद सत्याग्रह ये याद रखिएगा, लीड किसने करा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लीड करा था। और ये महाद सत्याग्रह क्यों था देखते हैं यहाँ पर। महाद सत्याग्रह वॉज ए सत्याग्रह लीड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जैसा कि यहाँ पर पूछा भी गया था क्वेश्चन में कि महाद सत्याग्रह किसने लीड करा था, तो वो लीड करा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। 20 मार्च 1927 को हुआ था ये सत्याग्रह। कब हुआ था? 20 मार्च 1927 को हुआ था महाद सत्याग्रह। किस लिए हुआ था अब ये जानते हैं। टू अलाउ अनटचेबल्स टू यूज वाटर इन पब्लिक टैंक इन महाद। महाद, अब देखिए पहले ये जान लेते हैं महाद सत्याग्रह नाम पड़ा क्यों। महाद जो है ये जगह का नाम है और ये करंटली कहाँ है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये महाद अभी। और इसीलिए इस सत्याग्रह का नाम महाद सत्याग्रह पड़ा। और ये सत्याग्रह क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था ताकि जो अनटचेबल्स लोग थे, जो कि SC ST और दलित, उस टाइम पे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा उनकी परछाई से भी भागा जाता था। तो जो अनटचेबल लोग थे उनको पब्लिक वाटर टैंक में से पानी मिल सके, इसीलिए ये सत्याग्रह किया गया था। क्योंकि उन लोगों की परछाई भी बहुत बुरी मानी जाती थी, बहुत वो करते थे सब लोग उन्हें, इसीलिए ये सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये सत्याग्रह करा था महाद सत्याग्रह में। और ये हुआ था महाद में, इसीलिए इसका नाम महाद सत्याग्रह पड़ा। और करंटली है महाद कहाँ? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये हुआ कब था? 1927 में। 1927 में हुआ था ये सत्याग्रह। तो याद रखिएगा कि किसने लीड करा महाद सत्याग्रह? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। बी इज द राइट आंसर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पर जो INC लिखा है, INC की फुल फॉर्म ही क्या होगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पूछा गया है यहाँ पर कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? सो राइट आंसर इज बी, JB कृपलानी जो थे ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंस के टाइम पर। सो राइट आंसर इज बी, JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म्ड इन कोलकाता बाय whom among the following? इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो थी कोलकाता में फॉर्म हुई किसकी वजह से? whom among the following? सो राइट आंसर इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म हुई थी कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के वजह से और आनंद नाथ बोस की वजह से। यहाँ पर सिर्फ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम है, लेकिन इनके साथ साथ कौन थे? आनंद नाथ बनर्जी, आनंद नाथ बोस, इनका भी नाम याद रखिएगा। सो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इज द राइट आंसर। और आनंद नाथ बोस भी इनके साथ थे, जिनकी वजह से इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म हुई कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया in the pre-independence time when the compulsory primary education was launched for the first time? इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले इंडिया का पहला कौन सा स्टेट ऐसा हुआ था जहाँ पे कंपलसरी कर दी गई थी प्राइमरी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन मतलब 1st to 5th कंपलसरी कर दी गई थी एजुकेशन। तो पहली बार ऐसा किस स्टेट में हुआ था इंडिया के, जहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी कर दी थी कि आपको
प्राइमरी एजुकेशन तो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप कैसे भी लें, बिल्कुल कंपलसरी है ये चीज़ आपके लिए। तो ये चीज़ कंपलसरी कर दी थी कि कौन से इंडिया के फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था जहाँ पर ये इंडिया आज़ादी से पहले एजुकेशन जो थी, प्राइमरी एजुकेशन, वो कंपलसरी कर दी थी। सो राइट आंसर इज ए, बड़ौदा। बड़ौदा इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बड़ौदा पहला इंडियन स्टेट बना था जहाँ पर कंपलसरी कर दी गई थी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, जहाँ पर कंपलसरी कर दी गई थी कि आपको प्राइमरी एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। सो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, ए, बड़ौदा। यहाँ पे नोट में देख लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑन कंपलसरी एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय स्टेट ऑफ बड़ौदा इन 1906। ईयर याद रखिएगा, कौन सा ईयर है, 1906। फर्स्ट compulsory education was introduced by the state of Baroda 1906. This law provide for compulsory education the boys and the girls the age of 7 to 12 and 7 to 10 respectively. ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए था ये लॉ कि कंपलसरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। 1906 में आया, कहाँ पर आया था, वडोदरा में। और एज ग्रुप क्या थी, या तो 7 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक, या फिर 7 साल से लेकर के 10 साल की उम्र तक भी ये कंपलसरी कर दी गई थी एजुकेशन बच्चों के लिए। बायोग्राफिकल मेमोयर ऑफ ए.ओ. ह्यूम वॉज रिटन बाय। बायोग्राफिकल मेमोयर ए.ओ. ह्यूम का किसने लिखा था? सो राइट आंसर इज ए, सर विलियम वेडबर्न ने। सर विलियम वेडबर्न ने लिखा था बायोग्राफिकल मेमोयर ऑफ ए.ओ. ह्यूम पर। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो थे, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये फाउंडर भी थे। इनको भी फाउंडर माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर माना जाता है। तो आपको ये चीज़ भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इंडियन नेशनल का फाउंडर इन्हें भी माना जाता है, ए.ओ. ह्यूम को। और इनकी बायोग्राफिकल मेमोर किसने लिखी थी? सर विलियम वेडबर्न ने। तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनका ये इम्पॉर्टेंट पर्सन, इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था इंडिया के लिए। हर ब्रिटिशर बुरा नहीं था, कुछ ब्रिटिशर्स ने अच्छे काम भी करे थे, तो उन्हीं में से एक ए होम भी थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने में बहुत हेल्प करी थी और इनको एक फाउंडर भी माना जाता है, ए होम को। तो इनकी जो बायोग्राफिकल मेमोर है वो लिखी थी सर विलियम वेडबर्न ने। तो आपको ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। सो राइट आंसर इज ए, सर विलियम वेडबर्न ने ए होम की मेमोर लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सदाकत आश्रम मेमोरियल इन पटना is dedicated to which former president of India? सदाकत आश्रम कहाँ है? सदाकत आश्रम मेमोरियल कहाँ है? पटना में। ये तो आपको पता चल गया, कितनी बार पूछ भी लेते हैं कि जैसे कि पूछ लिया आपसे सदाकत आश्रम मेमोरियल कहाँ पर है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर है? पटना में है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सदाकत आश्रम मेमोरियल जो पटना में है ये किस फॉर्मर प्रेसिडेंट के उस पे है? सो राइट आंसर इज ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को डेडिकेट करता है सदाकत आश्रम मेमोरियल इन पटना। सदाकत आश्रम मेमोरियल कहाँ पर है? पटना में है। और ये किनके लिए है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के से। ए इज दी राइट आंसर। कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट के लिए है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड दी सदर दीवानी अदालत? सदर दीवानी अदालत किसने स्टैब्लिश करी थी? सो राइट आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स। सदर दीवानी अदालत जो स्टैब्लिश करी थी, किसने करी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। सो ए इज़ दी राइट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग इज़ दी राइट आंसर। और ये क्या थी? सुप्रीम कोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रेवेन्यू थी ब्रिटिशर्स की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रेवेन्यू थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। सदर दीवानी अदालत एस्टेब्लिश बाय वॉरेन हेस्टिंग। ए इज दी राइट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट रिसेप्शन ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड? दादा साहब फाल्के अवार्ड के पहले रिसिपिएंट कौन थे? सो राइट आंसर इज सी, देविका रानी। देविका रानी वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे। भारत रत्न हो, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो, या फिर जो भी अवार्ड हो, उनके फर्स्ट रिसिपिएंट जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो मैं आपको पॉलिटी सीरीज़ में भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था भारत रत्न मिलना, ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पहली मर्तबा किन 3 लोगों को दिया गया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉलिटी सीरीज़ में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी तरह मिलती रहें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, मिर्ज़ा स्टडी पॉइंट के नाम से। आप मेरे को वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देविका रानी जो थी वो थी वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड। फर्स्ट रिसिपेंट थी दादा साहब फाल्के अवार्ड की कौन, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिनगिल्ली वेंकैया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैं आपको पॉलिटी सीरीज में बता चुकी थी। पिनगिल्ली वेंकैया जी थे, उन्होंने हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो डिज़ाइन करा था वो किसने करा है, पिंगली वेंकैया जी ने। हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो डिज़ाइन करा है किसने करा है, पिंगली वेंकैया जी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, यहाँ पे पूछा है कि पिंगली वेंकैया जी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर है इंडियन नेशनल फ्लैग, बी इज द राइट आंसर। पिंगली वेंकैया जी ने क्या बनाया था, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग बनाया था। और इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया है। मैं आपको पॉलिटी सीरीज़ में अच्छी तरह बता चुकी हूँ। नेशनल एंथम जो था, ये पहली नेशनल एंथम, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारा नेशनल एंथम जो है वो कंपोज करा था और जो लिखा भी गया था वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और फर्स्ट जो ओरिजिनली हमारा नेशनल एंथम लिखा गया था वो लिखा गया था बंगाली में, और इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है वो बोरो किया गया था। तो यहाँ पर आपको पता चल गया इंडियाज़ नेशनल फ्लैग किसने, पिंगली वेंकैया जी ने इंडिया का नेशनल फ्लैग डिज़ाइन करा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही हूँ, सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिज़ाइन करा था, और नेशनल एंथम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। सो यहाँ पर जो है पिंगली वेंकैया जी इज़ रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग, इंडियाज़ नेशनल फ्लैग, बी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें यहीं पर याद हो गई हों। बार बार इसीलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आपको बार उस चीज़ पर इतना एफर्ट ना देना पड़े, और आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहें चीज़ें, क्योंकि चीज़ें जब आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रटने की बजाय समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी। पिंगली वेंकैया जी, इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉज ऑक्यूपाइड बाय जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी थी जो ऑक्यूपाइड कर ली थी जापान ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। सो राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या हुआ, डी इज द राइट आंसर। कौन सी यूनियन टेरिटरी थी जो ऑक्यूपाइड कर ली थी जापान ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, वो थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डी इज दी राइट आंसर। सॉरी, आई थिंक मैंने आपको बी बोल दिया, इट्स नॉट बी, इट्स डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डी इज दी राइट आंसर। ये ऑक्यूपाई कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान ने। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी, 1914 से 18 तक, 1914 से 1918 तक हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुई थी वो हुई थी 1939 से 1945 तक। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड वॉर, कुछ भी पूछ सकते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पूछ सकते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग पूछ सकते हैं, एंडिंग पूछ सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं उसका। तो आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड स्टार्ट हुई थी 1939 में हुई थी, और जो एंड हुई थी वो 1945 में हुई थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में एंड हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द राइट आंसर, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन to colonize as island first to all. Who among the following are known to colonize an island for first to all? Right answer is Portuguese.
पोर्तुगीज़ ने ही पहली जो सबसे पहला कब्ज़ा जमाया था, कॉलोनाइज करा था, वो करा था गोवा पे। और सबसे एंड में भी यही लोग इंडिया से बाहर गए थे। सबसे एंड में जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी गोवा को पोर्तुगीज़ से। पोर्तुगीज़ ने सबसे ज़्यादा रूल करा है। ब्रिटिशर्स का रूल ऑल ओवर इंडिया पे था, लेकिन गोवा पे रूल कौन करते? पोर्तुगीज़ कर रहे थे। जो फर्स्ट ऑक्यूपाई करा था, कॉलोनाइज करा था आइलैंड, वो गोवा ही था, जो कि पोर्तुगीज़ ने करा था। और सबसे एंड में जो आज़ादी मिली है वो गोवा को ही मिली है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? सी इज दी राइट आंसर, पोर्तुगीज इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हुज रिजीम हंटर कमीशन 1882 फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था ऊपर ही कि जो हंटर कमीशन थी वो 1882 में हुई थी, एजुकेशनल रिफॉर्म था ये। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके उस पर हुई थी। सो राइट आंसर इज, वहीं पर आपको राइट आंसर भी मिल रहा है इसका, लॉर्ड रिपन। तो देख लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से ही बनकर आ सकता है। वहाँ पर पूछा गया था कि हंटर कमीशन किस लिए थी, तो वो थी एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए, जो कि मैंने आपको बताया कि वो जामिया के पेपर में एज इट इज सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछा गया था बीबीए के बीकॉम के पेपर में 2020 के पेपर में। 2020 के पेपर में वो क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप अच्छी तरह देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा कर भी आ सकता है, इसीलिए मैं आपको डिटेल बताती हूँ ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप उसको आसानी से हैंडल कर सकें। घबराएं नहीं क्वेश्चन को देखकर, ना ही पैनिक करें, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, पूरी वीडियो देखा करिए। इसीलिए यहाँ पर क्या है, हंटर कमीशन, यहाँ वहाँ पर पूछा गया था कि हंटर कमीशन किस लिए थी, तो वो थी एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। और यहाँ पर है कि एजुकेशनल रिफॉर्म जो था वो किसने किया था, वो कहा था सर विलियम हंटर ने। और किसको अपॉइंट करा था, यहाँ पर अपॉइंट पूछा जा रहा है, तो है लॉर्ड रिपन को अपॉइंट करा था। इज दी राइट आंसर। ईयर भी याद रखिएगा, आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1882 ईयर है इसका, ये भी याद रखिएगा। और हंटर कमीशन जो थी वो थी एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए, अपॉइंट करा गया था लॉर्ड रिपन को। ए इज दी राइट आंसर। आई होप कि आपको यहीं पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ भी आ रहा होगा। जैसा भी है, आपको वीडियो कैसी भी लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय आनंद मोहन बोस इन 1872। इंडियन सोसाइटी कहाँ पर फाउंड की गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 में? राइट आंसर इज बी, लंदन। लंदन में की गई थी इंडियन सोसाइटी फाउंड, और किसने की थी? आनंद मोहन बोस जी ने की थी, 1872 में की थी। और कहाँ पर करी थी? लंदन में करी थी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोट गंगा लहरी। गंगा लहरी किसने लिखी थी? सो राइट आंसर इज डी, जगन्नाथ पंडित जी ने लिखी थी। इसके ऑथर कौन है? जगन्नाथ पंडित जी हैं। नाम क्या है? गंगा लहरी। डी इज दी राइट आंसर। जगन्नाथ पंडित जी ने लिखी थी गंगा लहरी। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर हरिजन। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि कौन थे फाउंडर हरिजन न्यूज़पेपर के। हरिजन से याद रखिएगा गांधी जी को, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे फाउंडर कौन से न्यूज़पेपर के? हरिजन न्यूज़पेपर के। हरिजन संघ, हरिजन समाज, इसके फाउंडर भी कौन है? M.K. गांधी जी। ये अच्छे से याद रखिएगा कि हरिजन न्यूज़पेपर जो था वो M.K. गांधी जी का था। इसके फाउंडर कौन थे इस न्यूज़पेपर के? महात्मा गांधी जी थे इसके फाउंडर। हरिजन न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे? महात्मा गांधी जी। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वास्को डी गामा डाइड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। वास्को डी गामा जो थे कहाँ पर, इंडिया की कौन सी प्लेस पर डाइड हुए? और वास्को डी गामा कौन है? इन्होंने ही इंडिया का सी रूट ढूंढा था। ये मैंने आपको पॉलिटी सीरीज में कराया था। इंडिया का सी रूट इन्होंने ही डिस्कवर करा है। कौन सी ईयर में करा है? इंडिया का सी रूट डिस्कवर किसने करता है? वास्को डी गामा जी ने। और कब करा था? 1498 में। ईयर भी याद रखिएगा, मैंने आपको पॉलिटी सीरीज में ही बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। वंस अगेन नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ आपको वैसे ही पढ़ने हैं। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। अगर मैं आपको इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो आप मुझे सब्सक्राइब करके इतना तो अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। वेस्को डिगामा जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेस्को डिगामा डाइड हुए थे इंडिया की कौन सी प्लेस पर। तो मैंने आपको बता दिया कि वेस्को डिगामा जो है इन्होंने डिस्कवर करा था इंडिया का सी रूट 1498 में। तो ये जो है वेस्को डिगामा जो डाइड हुए हैं, ये इनकी डेथ जो हुई है इंडिया की कौन से प्लेस में हुई है, वो हुई है कोची में। डी इज दी राइट आंसर। वेस्को डिगामा की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कोची में हुई थी। इंडिया की कौन सी प्लेस पे हुई थी, कोची में हुई थी। डी इज दी राइट आंसर। वेस्को डिगामा डाइड इन कोची। डी इज दी राइट आंसर। और इन्होंने डिस्कवर करा था इंडिया का सी रूट कौन से ईयर में, 1498। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए हिस्ट्री में, तो ईयर याद रखिएगा 1498। सी रूट डिस्कवर करा था वेस्को डिगामा ने। वेस्को डिगामा की डेथ कहाँ हुई थी, इंडिया में हुई थी। और इंडिया की कौन सी प्लेस में हुई थी, वो हुई थी कोची में। डी इज दी राइट आंसर। इस क्वेश्चन से, इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन यहीं पर समझा दिए हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे, इस एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं उस तरह की क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखते भी हैं और मिल भी सकते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डी, कोची इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन वाज द मेन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ द पोर्तुगीज। कौन सा कोस्टल रीजन था मेन ट्रेडिंग पॉइंट पोर्तुगीज का, कौन सा कोस्ट था वो था मलाबार कोस्ट इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। मेन ट्रेडिंग पॉइंट क्या था पोर्तुगीज का, मलाबार कोस्ट। और मेन ट्रेडिंग पॉइंट क्या यहाँ पे, जहाँ से इन लोगों को सबसे ज़्यादा हाई प्रॉफिट मिल सके। तो इनका मेन ट्रेडिंग जो पॉइंट था वो था पोर्तुगीज़ का कौन सा, मलाबार कोस्ट। और पहली बार जो आए थे पोर्तुगीज़ कहाँ पर आए थे, गोवा। और गोवा जो रूल करा था, गोवा पे ही रूल करा है पोर्तुगीज़ ने सबसे ज़्यादा। और सबसे आखिर में भी पोर्तुगीज़ ही गए हैं इंडिया से, ये भी याद रखिएगा। आपसे कितनी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे एंड में इंडिया से कौन गए हैं, तो वो गए हैं पोर्तुगीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपसे पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई या फिर कब एंड हुई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी। सो राइट आंसर इज 1939। मैंने आपको ऊपर ही बताया था 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में एंड हुई थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी, 1914 में। 1914 में। तो आपको अब तक दोनों याद हो गए होंगे कि दोनों जो हैं वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुए और कब एंड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द रियल इन्वेंटर ऑफ द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ये स्लोगन किसका है, ये मैं आपको क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ, पॉलिटी सीरीज में भी मैंने पढ़ा है। स्वराज इज माय बर्थ राइट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये स्लोगन। ये जितने भी स्लोगन हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिए हैं, ये स्लोगन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये जो स्लोगन है ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ए इज दी राइट आंसर। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। आप चाहे एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हिस्ट्री ऑनर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए बीए के लिए आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ तक कि एमए में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि स्वराज इज माय बर्थ राइट ये स्लोगन किसने दिया था। सो राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ये आपको स्वराज इज माय बर्थ राइट ये स्लोगन किसने दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने। तो आपको ये याद रखना है कि किसने दिया है स्लोगन, ए इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने। और ये वाली जो स्लोगन मेन फ्रीडम फाइटर्स ने जितने भी स्लोगन दिए हैं, इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी। और आपकी हिस्ट्री सीरीज़ के लिए जो अभी आपकी ये तो एमसीक्यू फॉर्म में चल रही है हिस्ट्री सीरीज़, अभी आपको डिटेल जो है हम उसमें भी लेकर आएंगे ताकि आपकी हिस्ट्री ऑनर्स की प्रिपरेशन हो सके। जैसे कि पॉलिटी की चल ही रही है प्रिपरेशन, पॉलिटी की भी आपको डिटेल वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी अब चैनल पर। जो भी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए या फिर बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वो चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, ए, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द बुक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया।
द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया किसने लिखी है? यहाँ पर राइटर का नेम पूछा जा रहा है, ये बुक का नाम है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस बुक के राइटर का नाम क्या है, किसने ये बुक लिखी है। सो राइट आंसर इज विलियम ली वार्नर ने ये बुक लिखी है। विलियम ली वार्नर ने ये बुक लिखी है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। किसने लिखी है? विलियम ली वार्नर ने। तो ये नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट बुक है और इसके राइटर कौन है? विलियम ली वार्नर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following marks the first decisive military success of India East India Company English East India Company in India? फर्स्ट decisive military success इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कौन सी थी? राइट आंसर इज ए बैटल ऑफ बुक्सर। बैटल ऑफ बुक्सर जो थी वो फर्स्ट रिसीव मिलिट्री सक्सेस थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जो इन लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए जो पहली मिलिट्री सक्सेस थी वो कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ बुक्सर इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ बुक्सर इनके लिए पहली मिलिट्री सक्सेस थी, बैटल ऑफ बुक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी वो हुई थी 1764 में। ईयर याद रखिएगा, बैटल ऑफ बक्सर भी आपसे पूछ ली जाती है। ये हुई थी 1764 में। कब हुई थी? 1764 में हुई थी। और ये जो थी ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट मिलिट्री सक्सेस थी, ये बैटल ऑफ बक्सर 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक से रिलेटेड, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स। कौन कौन सी सोशल रिफॉर्म्स करी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? लॉर्ड विलियम बेंटिक के जरिए कौन कौन सी सोशल रिफॉर्म हुए थे? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। और सबसे पॉपुलर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का सोशल रिफॉर्म वो है प्रोहिबिशन ऑफ सती। प्रोहिबिशन ऑफ सती जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर के जो थी प्रोहिबिशन ऑफ सती वो रोकी थी। सती प्रथा जो थी उसको उसके आवाज़ अगेंस्ट जो आवाज़ उठाई थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय ने उठाई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को इसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सोशल रिफॉर्म जो हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए हैं। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। लॉर्ड विलियम बेंटिक पॉपुलर है प्रोहिबिशन ऑफ सती के लिए, लेकिन यहाँ पर इनके सोशल रिफॉर्म पूछे गए हैं कि गिवन ऑप्शन में इनके कौन कौन से सोशल रिफॉर्म है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ही जो सोशल रिफॉर्म के लिए जाना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, प्रोहिबिशन ऑफ सती, सेपरेशन ऑफ थग, बैनिंग ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन सब चीज़ों के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। ये इनके बहुत सोशल रिफॉर्म्स के लिए, इन सारे सोशल रिफॉर्म्स के लिए इन्हें जाना जाता है। और ये सारे सोशल रिफॉर्म अगर आपको दिख जाए क्वेश्चन पेपर में तो ये सारे किसने किए हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो अच्छे से देख लीजिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ सती, सेपरेशन ऑफ थग, बैनिंग ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ? डी इज दी राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की अलग से सेपरेट वीडियो और प्लेलिस्ट दोनों ही देखने को मिल जाएगी। अभी आपके एंट्रेंस में टाइम है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। जेम्स एंड्रयू रामसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये जो है जेम्स एंड्रयू रामसे किस गवर्नर जनरल का रियल नेम है? ये जो नेम है ये रियल नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रियल नेम है। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं गवर्नर जनरल के नेम, उनमें से कौन से गवर्नर जनरल का ये रियल नेम है? जेम्स एंड्रयू रामसे। राइट आंसर इज ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का रियल नेम क्या था? जेम्स एंड्रयू रामसे।
इनका नाम रियल नेम याद रखिएगा, और जितने भी रियल नेम और पर्सनालिटीज़, उनके गिविंग थॉट्स, उनके स्लोगन्स, ये सारी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके वर्क्स, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। और ईयर, कौन से ईयर में कौन सी बैटल हुई है, ये जो है ये हिस्ट्री सीरीज़ है, तो यहाँ पर आपको ईयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जेम्स एंड्रयू रैमसे जो रियल नेम है किसका है, ये लॉर्ड डलहौजी का। ए इज़ दी राइट आंसर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड उनके साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।